मेरे हाथ में अचानक एक ऐसा ब्लैक कार्ड आ गया जिसकी लिमिट थी 10 अरब रुपए। और हर महीने ये अपने आप रिफ्रेश होकर फिर से 10 अरब हो जाती थी। शर्त बस इतनी थी कि मुझे एक महीने के अंदर ये पूरी रकम खर्च करनी थी। ठीक उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड और उसके पापा ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। मुझे बिना माँ बाप वाला, बिना किसी बैकग्राउंड वाला गरीब स्टूडेंट कहकर मजाक उड़ाया और 1 लाख रुपए कैश मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा कि जितनी दूर हो सके उतनी दूर निकल जाऊं। मैं उनकी हंसी सुनकर खुद भी जोर से हंस पड़ा। आखिर उन्हें पैसे के अलावा चाहिए ही क्या था। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक जैसी आवाज गूंजी, यूनिवर्स रिच सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। 10 अरब रुपए होस्ट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। होस्ट को एक महीने के अंदर ये रकम खर्च करनी होगी, वरना इसे टास्क फेल माना जाएगा और सिस्टम होस्ट को मिटाकर खुद को अनबाइंड कर लेगा और नया होस्ट चुन लेगा। हर महीने का टास्क पूरा होने पर अगले महीने की पहली तारीख को फिर से 10 अरब मिलेंगे और लगातार 12 बार टास्क पूरा करने पर सिस्टम खुद ब खुद अनबाइंड हो जाएगा और होस्ट को एक अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब हर महीने 10 अरब खर्च करने होंगे और अगले महीने फिर उतने ही मिलेंगे। यानी पूरे एक साल में 12 बार टास्क पूरा करने पर कुल 120 अरब रुपए खर्च करने होंगे और साथ में वो रहस्यमयी अल्टीमेट रिवॉर्ड भी मिलेगा। सच कहूं तो अल्टीमेट रिवॉर्ड को छोड़ भी दें तो इतने पैसे को कोई मना नहीं करेगा। मैंने सोचा ये सच नहीं हो सकता, जरूर सपना है, बिल्कुल सपना है। मैंने आदतन अपना फोन निकालकर पावर बटन दबाया। स्क्रीन ऑन होते ही एक मैसेज दिखा, आपके 9527 नंबर वाले बैंक अकाउंट में 10 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। अकाउंट बैलेंस अब 11,094 रुपए है। ये मैसेज देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सच में हो रहा था, मैं सपना नहीं देख रहा था। मेरे अकाउंट में सच में इतने पैसे आ चुके थे। अब मुझे नई चिंता सताने लगी। एक महीने में 10 अरब खर्च करना आसान बात नहीं थी। लगने लगा जैसे इस साल शहर की पूरी इकोनॉमी अकेले मुझे ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। तभी मेरी नजर पास ही मौजूद एक बैंक पर पड़ी और मन में एक आइडिया आ गया। अंदर घुसते ही मैं सीधा वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ गया। मुझे आते देख एक बेहद सौम्य दिखने वाली लड़की लंबे कदमों से मेरी तरफ आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर, मैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजर किन शियाओनान हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उसका ये व्यवहार मुझे अच्छा लगा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। तभी पीछे से एक बेसुरी सी आवाज आई, अरे ये तो अपनी क्लास का वही अनाथ लड़का है, लियू जीशिंग। ये तो देखो वीआईपी सेक्शन तक मुंह उठाए चला आया। मैं पलटकर देखता हूँ तो गेट से एक लड़का और एक लड़की अंदर आते दिखे। ये था चू तियानसी, शहर के मशहूर चू ग्रुप का उत्तराधिकारी। वही लड़का जिसे मेरी गर्लफ्रेंड डोंग छान के पापा डोंग युनशान ने अपने होने वाले दामाद के तौर पर पसंद किया था। उस वक्त चू तियानसी की बाह में एक खूबसूरत और भड़कीले अंदाज वाली लड़की लिपटी हुई थी और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरी आंखों में एक पल के लिए नफरत झलकी, फिर मैंने मुस्कुराते हुए ताना मारा, चू तियानसी, क्या तुम नाश्ता बाथरूम में करते हो? तुम्हारा मुंह इतना गंदा क्यों बोलता है? चू तियानसी एक पल के लिए हैरान रह गया। स्कूल में वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था और मैं अक्सर अनसुना कर देता था, लेकिन आज इस तरह खुलकर पलटवार करना उसके लिए बिल्कुल नया था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके साथ खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, जानू, मुझे एक फिल्म याद आ गई। नाम था शायद झाओ फैमिली का अनाथ। आज तो सच में एक जीता जागता अनाथ देख लिया। हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी बेशक हल्की थी, लेकिन चू तियानसी से भी ज्यादा चुभने वाली। मानो उसका असली निशाना मैं ही था। बगल में खड़ी किन शियाओनान मेरी इस हरकत से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मेरा ये रिएक्शन देखकर चू तियानसी का चेहरा ऐसे बिगड़ा जैसे किसी ने उसकी दुम पर पैर रख दिया हो। उसने गुस्से से उंगली उठाकर मुझसे पूछा, ओए लियू, गरीब कहीं के, तू हंस क्यों रहा है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी नदी इस किनारे बहती है तो कभी उस किनारे। गरीब होने का एहसास कैसा होता है वो तो मुझे पता है। मन ही मन मैंने सोचा, चू ग्रुप की कुल संपत्ति ही मुश्किल से 1-1.5 अरब की है। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक महीने की पॉकेट मनी से ही इस साइज की कई कंपनियां खरीद सकता हूं। 10 अरब लगा दूं तो इतने छोटे ग्रुप को बर्बाद करने के सैकड़ों तरीके निकल आएंगे। वैसे भी अगले एक साल तक मेरा काम ही यही था, बिना रुके पैसा खर्च करना और साथ ही जो लोग आंखों में खटकते हैं उन्हें भी थोड़ा सबक सिखाना। यही सोचकर मन ही मन मैंने चू ग्रुप को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। इस वक्त चू तियानसी का मुझ पर ताना मारना उसकी अपनी मौत को दावत देने जैसा था। चू तियानसी घमंड से बोला, मेरे पास तो 1-1.5 अरब की दौलत है। हर महीने सिर्फ ब्याज से इतना कमाता हूं कि खर्च ही नहीं होता। ये एहसास तुझ जैसा जलनखोर गरीब कभी समझ ही नहीं पाएगा। देख लेना आगे क्या होता है। मैंने बेपरवाही से मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज किया और थोड़ी असहज दिख रही किन शियाओनान की तरफ मुड़कर कहा, मैनेजर जी, पहले मेरे पैसे निकालने में मदद कर दीजिए। अभी किन शियाओनान ने जवाब देना शुरू ही किया था कि चू तियानसी ने बीच में बेरुखी से टोकते हुए कहा, पहले मेरी गर्लफ्रेंड को अटेंड करो। इस महीने की 1 लाख रुपए पॉकेट मनी देने का वक्त हो गया है। उसने घमंड से अपनी बाह में लिपटी लड़की को और कसकर पकड़ लिया। लड़की ने उसके गाल पर एक चुंबन जड़ते हुए उसकी बाह को और मजबूती से थाम लिया। इन दोनों का ये अंदाज देखकर मुझे और किन शियाओनान को साफ समझ आ गया कि ये किस तरह का रिश्ता है। वो लड़की देखने में औसत थी, लेकिन फिगर बहुत आकर्षक था और उम्र में भी काफी छोटी लगती थी। शायद वो भी हमारी तरह कॉलेज की ही स्टूडेंट थी। एक महीने में 1 लाख रुपए देकर किसी कॉलेज गर्ल को इस तरह रखना, यह बात यकीनन ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर की थी।
शायद इस दुनिया में सिर्फ चूतियानसी जैसा घमंडी अमीरजादा ही होगा जिसके पास इतनी हैसियत हो, बस 1 लाख रुपए निकालने पर इतना दिखावा कर रहा था। मैंने चूतियानसी की इस छोटी सी शेखी सुनकर हंसी नहीं रोक पाई। हाथ से मक्खी उड़ाने के अंदाज में उसे इशारा करते हुए कहा, गेट से बाहर बाईं तरफ एटीएम एरिया है, वहां जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। ये सुनते ही चूतियानसी को लगा जैसे एक गरीब आदमी ने उसे नीचा दिखा दिया हो। वो एक पल में आग बबूला हो गया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो चीख पड़ा, ओए लियू, गरीब कहीं के, मैं 1 लाख रुपए से किसी लड़की को रखता हूँ, तुझे जलन हो रही है क्या? 1 लाख रुपए में क्या बड़ी बात है? तुझ जैसे गरीब ने कभी 1 लाख रुपए देखे भी हैं क्या? मैं आराम से मुस्कुराया और सीधे अपने पर्स से वो कार्ड निकाला जिसमें यूनिवर्स सिस्टम बाइंड था और उसे दोनों उंगलियों में पकड़कर किन शियाओनान की तरफ बढ़ाते हुए शांति से कहा, मैनेजर जी कृपया 40 लाख निकाल दीजिए। कितने? किन शियाओनान एक पल के लिए हैरान रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए दोबारा पूछा। मुझसे और चूतियानसी के बीच की बातचीत से उसे पहले ही पता चल गया था कि हम दोनों एक ही क्लास के हैं। 40 लाख कोई मामूली रकम नहीं थी। साल भर में भी बैंक में शायद ही कोई ऐसा ग्राहक आता हो जो एक साथ इतनी नकद रकम निकलवाए। लियू जीशिंग, बहुत हो गया, नाटक बंद कर। चूतियानसी भी मेरे मुंह से निकले। इस आंकड़े को सुनकर एक पल के लिए कांप गया, उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दांत पीसते हुए उंगली उठाकर चिल्लाकर कहा, अगर तेरे पास 40 लाख हुए तो सड़क के भिखारी भी करोड़पति हो जाएंगे। असल में उसे खुद हर महीने बस कुछ हजार रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। बिना खाए पिए भी अगर एक साल बचाए तो मुश्किल से 10-12 लाख जुटा पाता। भले ही वो अमीर ज्यादा था, लेकिन अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा था, इसलिए उसके लिए भी 40 लाख एक बहुत बड़ी और दूर की रकम थी। लेकिन क्या पता, अगर सच में मेरे पास 40 लाख हो तो। चूतियानसी का वो गुस्से और हैरानी से भरा चेहरा देखकर मुझे मजा आने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पलटकर पूछा। चूतियानसी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए तिरस्कार से कहा, सपने देखना बंद कर, तू पूरी जिंदगी में भी 40 लाख नहीं कमा पाएगा। मैंने रौब से मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा बकवास मत कर, अगर मैंने 40 लाख निकाल कर दिखा दिए तो आज के बाद जब भी मुझे देखेगा दादाजी कहेगा, और अगर मेरे पास नहीं हुए तो मैं तुझे दादाजी कह लूंगा। हिम्मत है तो शर्त लगा। शेखी बघारने की आदत हो गई है क्या? चलेगी शर्त? चूतियानसी को यकीन था कि मैं सिर्फ बड़बोलापन दिखा रहा हूं, इसलिए उसने तुरंत मुंह बिचकाते हुए बिना किसी हिचक के शर्त मान ली और कहा, मैनेजर जी पैसे निकालिए। मैं पलटकर आराम से किन शियाओनान की तरफ बढ़ा और कहा, चलिए मेरे साथ आइए। किन शियाओनान जैसे नींद से जागी, फौरन पलटकर वीआईपी काउंटर की तरफ बढ़ी। हम सब जल्दी से काउंटर पर पहुंच गए। किन शियाओनान के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने मेरा कार्ड स्वाइप मशीन में स्वाइप किया और बेहद घबराई हुई नजरों से 40 लाख की चौंकाने वाली रकम टाइप की। जरूर ये सिर्फ दिखावा है। चूतियानसी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो मन ही मन चीख रहा था कि लियू जीशिंग जैसा गरीब आदमी इतने पैसे कभी नहीं रख सकता। उसकी नजरें सांप की तरह उस स्वाइप मशीन पर गड़ी हुई थीं। वो मन ही मन बार बार दुआ कर रहा था कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, लेकिन तभी मशीन से एक ठंडी सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई, ट्रांजैक्शन सफल। और धीरे धीरे एक लंबी सी रसीद प्रिंट होनी शुरू हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो सकता है? चूतियानसी जैसे भूत देखकर चिल्लाया हो। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, मानो अभी बाहर आ जाएंगी। अब तो दादाजी बोल। चूतियानसी हैरानी से सुन्न हो गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं जैसा फटीचर गरीब इतने पैसे कहां से लाया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि जरूर मेरी किस्मत अच्छी थी और लॉटरी लग गई होगी, इसलिए उसने दांत पीसते हुए तंज कसा। बस किस्मत से लॉटरी लग गई ना, 40 लाख की भी क्या औकात, ये तो मेरे 4 साल की पॉकेट मनी जितना भी नहीं है। ये सुनते ही मैं जोर से हंस पड़ा। 4 साल में सिर्फ 40 लाख? पोते तेरी तो जिंदगी बहुत बेचारी निकली। दादाजी को तो सुनकर ही तरस आ गया। असल बात तो ये थी कि मेरे पास पूरे 10 अरब रुपए थे। उसकी वो थोड़ी सी पॉकेट मनी तो मेरे लिए मुंह का झूठन बराबर भी नहीं थी। इस वक्त चूतियानसी मेरे तन से इतना जल गया कि खून का घूंट पीकर रह गया। वहीं बगल में खड़ी किन शियाओनान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसकी खूबसूरत आंखों में शरारत भरी चमक थी। इसके बाद 4 बैंक कर्मचारी भारी भरकम कोड वाले बक्से लेकर तेजी से आए। किन शियाओनान ने विनम्रता से पूछा कि क्या मुझे पैसे गिनवाने हैं। मैंने हाथ हिलाकर पूरा भरोसा जताया कि इसकी जरूरत नहीं है। मेरे इस भरोसे से किन शियाओनान का मेरे प्रति सम्मान और बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ पीछे खड़े चूतियानसी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। इसके बाद मैं 4 कर्मचारियों को लेकर सीधा बैंक के मुख्य हॉल की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वहां बेंच पर बैठी 4 बुजुर्ग औरतें बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थीं। मैं मुस्कुराते हुए सीधा उन चारों बुजुर्ग औरतों की तरफ गया। वो सब उठ खड़ी हुई और उत्सुकता से पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। साथ ही बड़बड़ा भी रही थी कि उन्हें जल्दी पार्क में डांस करने जाना है। ये सब देखकर मेरे पीछे आए बाकी लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने पहले बुजुर्ग औरतों को शांत किया, फिर पलटकर चारों
बैंक का कर्मचारियों को आदेश दिया कि हर एक बक्सा एक एक बुजुर्ग औरत को दे दिया जाए। ये सुनते ही बैंक का कर्मचारी वहीं सन्न रह गए, क्योंकि हर बक्से में पूरे 10-10 लाख रुपए नकद थे। चूत यान्सी का चेहरा और भी बिगड़ गया। वो मन ही मन मुझे अजीब स्वभाव वाला समझकर गाली दे रहा था। उसे लगा शायद मैं इन बुजुर्ग औरतों को पैसे देकर उनके साथ कुछ गलत रिश्ता रखता हूँ। लेकिन किन श्याओनान हैरान होते हुए भी बिना देर किए स्टाफ को इशारा कर दिया कि जैसा मैंने कहा वैसा ही किया जाए। 4 बक्सों के ताले खुलने की आवाज के साथ ही अंदर से चमचमाते नोटों ने सबकी आंखें चौंधिया दी। किन श्याओनान ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग औरतों को बताया कि हर बक्से में पूरे 10 लाख रुपए हैं। ये सुनकर चारों बुजुर्ग औरतें पूरी तरह हैरान रह गईं। बार बार पूछने लगीं कि क्या ये पैसे सच में उनके लिए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि बेझिझक रख लें और मन से खर्च करें। ठीक उसी वक्त चूत यान्सी पूरी तरह उलझन में डूबा हुआ था। उसे मेरी हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं, जब तक कि उन बुजुर्ग औरतों ने उत्साह में सारी बात नमक मिर्च लगाकर सुना नहीं दी। वहां मौजूद हर कोई अचानक सब समझ गया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। असल में बात बस इतनी सी थी कि जब मैं सड़क किनारे लेटा हुआ था, इन बुजुर्ग औरतों ने भलाई से मुझे उठाने में मदद की थी और बस इसी एहसान के बदले में हर एक को 10-10 लाख रुपए का धन्यवाद तोहफा मिल गया था। ये देखकर चूत यान्सी का आपा पूरी तरह खो गया। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी सोने की खान वाले अजूबे को देख रहा हो। और तो और उसके साथ खड़ी वो भड़कीली लड़की भी उन बुजुर्ग औरतों को हैरानी से देखने लगी। उस भड़कीली लड़की का चेहरा तो जैसे गुस्से से खून उगलने ही वाला था। आखिर उसने पूरे 1 महीने चूत यान्सी की खिदमत की थी और बदले में उसे मिले तो बस 1 लाख रुपए। इसके बाद किन श्याओनान ने बुजुर्ग औरतों की मदद करते हुए उनके पैसे दोबारा बैंक में जमा करवा दिए और वो चारों बार बार धन्यवाद कहते हुए वहां से चली गईं। मैंने पलटकर देखा तो चूत यान्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने आखिरी वार करते हुए कहा, चल पोते, अब बोल दादाजी, ये ले 1 लाख रुपए, टॉफी खा लेना। चूत यान्सी गुस्से से थरथर कांपने लगा। उसने बस इतना कहा, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, और फिर उस लड़की का हाथ खींचते हुए मुंह बिचकाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी अजीब बात हुई। वो लड़की अचानक पलटी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, दादाजी, पापा, भैया, आप जो कहें मैं वही बोलने को तैयार हूँ। ये सुनते ही चूत यान्सी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल हरा पड़ गया। वो उस लड़की को घसीटते हुए बिना पीछे मुड़े शर्मिंदगी से भाग निकला। उसकी वो बेबस हालत देखकर मुझे अंदर से बड़ा सुकून मिला। पैसे से किसी को नीचा दिखाने का मजा ही अलग होता है। ठीक उसी वक्त एक भीनी सी खुशबू मेरी तरफ आई। किन श्याओनान खुद आगे बढ़कर आई और एक गुलाबी रंग का पर्सनल कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। मीठी मुस्कान के साथ कहा कि जब भी वक्त मिले संपर्क में रहूं। उसकी बेदाग खूबसूरती देखकर मुझे एक बार फिर पैसे की ताकत का एहसास हुआ। कभी मैं एक साधारण गरीब लड़का था जिसके लिए अमीर घर की लड़की डोंग छान छान को पटाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब हालत ये थी कि 40 लाख रुपए बिना पलक झपकाए उड़ा देने के बाद औरतों को अपनी तरफ खींचना जैसे किसी विस्फोट जैसा हो गया था। मैंने खुशी खुशी उसका कार्ड लिया, अपनी पुरानी टूटी फूटी लोकल फोन निकालकर उस पर लिखे नंबर पर कॉल मिलाई। फिर फोन जेब में रखते हुए किन श्याओनान की तरफ मुस्कुराकर कहा, ये रहा मेरा नंबर, मैं लियू जीशिंग हूँ। किन श्याओनान मेरे हाथ में मौजूद उस सस्ते से फोन को देखकर हैरानी और हंसी के बीच फंस गई। बोली, लियू साहब तो बड़े लो प्रोफाइल निकले। तभी अभी जेब में रखा फोन जोर से बजने लगा। निकालकर देखा तो कॉलर आईडी पर डोंग छान छान का नाम था। मैंने किन श्याओनान से विनम्रता से विदा ली और उसकी मुस्कुराती नजरों के बीच बैंक से बाहर की तरफ बढ़ गया। फोन उठाते ही मैंने कहा, हेलो, क्या हुआ छान छान? दूसरी तरफ छान छान कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो। फिर बोली, लियू जीशिंग, क्या आज रात तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? मैं अपने मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में सच बताना चाहती हूँ। ये सुनकर मुझे सच में अच्छा लगा। मैंने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। ठीक है, कितने बजे आऊं? पता क्या है, कल रात जब डोंग युनशान से मिला था तब सच में बहुत दबाव महसूस हुआ था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। उसकी कुल संपत्ति बस कुछ अरब की ही थी और वो खुद चू ग्रुप के आगे पीछे घूमने में लगा रहता था, जबकि अब तो चू ग्रुप भी मेरी नजर में कुछ नहीं था। डोंग युनशान अब मेरे सामने बस एक बेचारी चींटी जैसा था। आज रात की मुलाकात का मुझे बेसब्री से इंतजार था, बल्कि मैं तो अपनी आंखों से डोंग युनशान का मुंह टूटते देखना चाहता था। दूसरी तरफ छान छान ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, रात 8 बजे चौंघाई इंटरनेशनल होटल आ जाना। ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं और कोई दबाव भी मत लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, रात को मिलते हैं। भले ही उसने कहा था कि तैयार होने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं भला सड़क छाप कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकता था। आखिर अब तो मैं भी एक अरबपति बन चुका था। ऊपर से 1 महीने में 10 अरब खर्च न करने का मतलब था जान से हाथ धोना। ऐसे में पैसे बचाना तो जैसे मौत को खुद बुलावा देने जैसा था। पूरी सुबह में सिर्फ 40 लाख ही खर्च हुए थे। अभी पैसे उड़ाने का काम बाकी था, बहुत बाकी था। ठीक उसी वक्त सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखकर मेरे मन में अचानक गाड़ी खरीदने का ख्याल आया। मैंने सड़क किनारे एक टैक्सी रोकी और कहा, चौंघाई इंटरनेशनल ऑटो सिटी चलो। ड्राइवर पूरे रास्ते बड़े जोश से मुझे सस्ती और अच्छी गाड़ियां सुझाता रहा।
लेकिन मैंने सीधे विंडशील्ड के नीचे लगे लग्जरी कार शोरूम के पर्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले एक रोल्स रॉयस ही खरीद लेते हैं, बस मजे के लिए। रोल्स रॉयस नाम सुनते ही ड्राइवर का हाथ कांप गया, स्टीयरिंग व्हील लगभग छूट ही गया। उसने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। क्या बोला? रोल्स रॉयस? यार तू मजाक कर रहा है ना? उसकी नजर में मैं बस एक शेखी बघारने वाला गरीब स्टूडेंट था, इसलिए उसने आंखें घुमाकर मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे भी समझाने का मन नहीं हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि आगे पैसा कैसे खर्च करूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे डोंग युनशान के सामने क्या होता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली कड़ी आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।